गुड मॉर्निंग। आप सबका इकोनॉमिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस के ऊपर ये चौथा लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं और ये जो लेक्चर्स है किसके ऊपर है? रिटर्न टू अ स्केल। दीर्घकाल के अंदर जब हम लॉन्ग पीरियड की बात करें, हमने वहाँ पे जो भी पहले वाले जो लेक्चर्स के अंदर किया था, हमने रिटर्न टू अ फैक्टर यानी कि साधन के जो प्रतिफल थे वो एक अल्पकालीन धारणा थी, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर या शॉर्ट पीरियड के अंदर अल्पकाल के अंदर सारे के सारे साधन परिवर्तनशील साधन नहीं होते हैं। उसमें से हम एक साधन को क्या कर रहे थे, परिवर्तनशील था एक साधन, और अन्य साधन को स्थिर रखते हुए जब हम उत्पादन में वृद्धि या कमी करने का प्रयास करते थे उसको हम बोलते साधन के प्रतिफल, रिटर्न टू अ फैक्टर। लेकिन आज हम करेंगे रिटर्न टू अ स्केल। अब स्केल का मतलब क्या होता है कि जब दीर्घकाल है, एक लंबा समय है, लॉन्ग पीरियड है, उसके अंदर सारे के सारे साधन उत्पादन के परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधनों को आप क्या कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, और उसको घटाने और बढ़ाने के परिणाम स्वरूप सभी साधनों को एक समान वृद्धि करेंगे या एक समान कमी करने के फलस्वरूप आपके जो उत्पादन के अंदर जो वृद्धि या कमी होती है उसको हम रिटर्न टू अ स्केल, कि पूरे का पूरा स्केल आप चेंज कर रहे हो, उससे जो आपको रिटर्न मिल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिटर्न टू अ स्केल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे इंग्लिश के अंदर, उसको मैं ट्रांसलेट करता जाऊंगा। इन लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर वेरिएबल। दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सारे साधन कैसे होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। इन लॉन्ग रन, लंबे समय में या दीर्घकाल के अंदर, व्हेन ऑल फैक्टर्स आर इंक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, सभी साधनों को एक अनुपात में बढ़ाया जाता है। देन चेंज इन टोटल आउटपुट दैट इज कॉल्ड रिटर्न टू अ स्केल। जो आउटपुट आपको पता है क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है उत्पादन के अंदर जो चेंज होती है, जो उसमें परिवर्तन होता है, उसको हम रिटर्न टू अ स्केल बोलेंगे। ठीक है, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। दीर्घकाल के अंदर उत्पादन के सारे साधन परिवर्तनशील साधन होते हैं, और जब सभी साधनों को एक ही प्रपोर्शन के अंदर एक ही अनुपात में बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैमाने के प्रतिफल। अब उसी ढंग से साधन के प्रतिफल या रिटर्न टू अ फैक्टर की तरह ही ये तीन प्रकार का होता है। पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल, पैमाने के समान प्रतिफल। और पैमाने के घटते प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। अब इनको हमने अलग अलग स्टडी करना है, तीनों को हम अलग अलग स्टडी करेंगे। सबसे पहली जो हम स्टडी कर रहे हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। ठीक है, जब भी हम इन क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं बच्चे, तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये होता कैसे है, कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल है क्या। ठीक है, देखिए बच्चे, यहाँ पे आपकी लैंड है, ये हम इसको बोल रहे हैं लैंड, LAND लैंड, और ये लेबर, और ये हमारा आ गया आउटपुट। ठीक है, अब आपने लैंड की कितनी इकाइयाँ प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए आप लैंड की इकाइयाँ 2 प्रयोग कर रहे हैं, लेबर 5 लगा रहे हैं, और आउटपुट कितनी आ रही है, आउटपुट कितनी आ रही है, मान लीजिए ये 100 क्विंटल है, जो भी है आउटपुट इतनी आ रही है। अब आपने इसको डबल कर दिया, ये 4 हो जाएगा, इसको भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या करना है, जो हमारे सारे के सारे साधन परिवर्तनशील हैं उसमें एक ही अनुपात में परिवर्तन करना है। 5 से ये 10 हो गया, और आपके टोटल आउटपुट में भी जो परिवर्तन आ रहा है, मान लीजिए 100 से कितना हो गया, 220 हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिए कि क्या बन रहा है। यहाँ पे ये दुगना हो रहा है, ये भी दुगना हो रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि आपने इनपुट को दुगना कर दिया। इनपुट को कितना कर दिया आपने, दुगना कर दिया। आउटपुट कितनी हो गई, दुगने से ज़्यादा, ग्रेटर देन 2, क्योंकि 100 से 200 होने चाहिए थे, यहाँ पे ये दुगने से ग्रेटर देन 2 आ रही है। ठीक है, एक बात ही ऐसे भी हम समझ सकते हैं। दूसरी बात देखिए, हम इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, मान लीजिए इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, आपकी जो साधनों के अंदर जो सारे फैक्टर्स को हम 10% बढ़ा रहे हैं। कितने बढ़ा रहे हैं, 10% बढ़ा रहे हैं, और आपकी आउटपुट 15% बढ़ रही है। ठीक है, और यदि हमने इसको 15% बढ़ाया और ये कितना बढ़ गया, 25%, तो आपको
कैसे प्रतिफल मिल रहे हैं, बढ़ते हुए प्रतिफल मिल रहे हैं। रिटर्न जो मिल रही है वो कैसी मिल रही है, रिटर्न हमें बढ़ती हुई मिल रही है, इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रही है। यहाँ से मैंने वहाँ से भी बता दिया 2 से 4, और यहाँ से भी आपको थोड़ा समझ आई होगी, 2 से 4 कर दिया, 5 से 10 कर दिया, लेकिन आउटपुट दुगनी नहीं, दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई है, दुगनी से ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब जो आपको रिटर्न मिली है वो बढ़ती हुई मिली है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है। ठीक है, अब हम इसकी जो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, हिंदी में भी डिफाइन करूंगा, उसके बाद इंग्लिश में डिफाइन करूंगा कि जब हम क्या करते हैं, उत्पादन के साधनों को जब बढ़ाया जाता है तो जो आपका उत्पादन उससे अधिक दर से बढ़ता है। जो उत्पादन, यदि सभी उत्पादन के साधनों को जिस दर से बढ़ाया जाता है लेकिन आपका उत्पादन उससे अधिक दर से बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल अकर्स तब होता है व्हेन गिवन परसेंटेज इंक्रीज और इन ऑल फैक्टर्स। ऑल फैक्टर्स वो सारे के सारे इनपुट्स हैं, सभी फैक्टर्स में आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। काज इज प्रोपोर्शनली ग्रेटर इंक्रीज इन आउटपुट, लेकिन आपकी आउटपुट में जो इंक्रीज आ रही है वो ज़्यादा आ रही है तो उसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, कि साधन के बढ़ते प्रतिफल। अब हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश, यहाँ पे 10 बढ़ाया इधर 15 बढ़ गए, 15 बढ़ाया इधर 25 बढ़ गए, इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिल रही है वो इंक्रीजिंग मिल रही है। अब देखिए, इसको मैं चित्र की सहायता से भी समझाने की कोशिश करूंगा। ये आपके आगे परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, परसेंटेज इंक्रीज ऑन ऑल फैक्टर्स के अंदर ये 5, 10, 15, 20, ये 25 कर दिया जो भी है, और परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट 5, ये 10, 15, 20, 25, 30। जब देखिए यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स के ले रहे हैं, 10% आप बढ़ा रहे हैं तो ये कितना बढ़ रहा है, 15%। इधर मिला लिया आपने। यदि हम 15 बढ़ा रहे हैं, 15% इंक्रीज कर रहे हैं, सभी साधनों में कितनी वृद्धि कर रहे हैं, 15% की, तो ये जो वृद्धि हो रही है ये हो रही है 25%। अब इसके अंदर एक ही आपने बात ध्यान रखनी है, जब भी साधन के बढ़ते हुए प्रतिफल होंगे तो आपका ये कौन सा जो उत्पादन OQ, ये जो उत्पादन या प्रोडक्शन कर्व मिलेगा वो किसकी तरफ झुका हुआ होगा, OY अक्ष की ओर झुका हुआ होगा। समझ आ गई? तो यहाँ पे OQ क्या है, उत्पादन फलन है। अब इसके कारण हम पढ़ लेते हैं कि आपको पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल क्यों मिले। मोटे मोटे कारण हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से काजेज हैं। अब जैसे देखिए, जब हम कोई भी फर्म है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है, उत्पादन करती है, बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो उसको पहली बात हम लिखेंगे तकनीकी बचतें, टेक्निकल इकोनॉमीज। व्हेन द फर्म इंक्रीजेस इट्स स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जब वो अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है, देन द एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स बिकम पॉसिबल। एक फर्म जो है, एक कोई भी इंडस्ट्री मशीन का प्रयोग तब करती है जब अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है। जब उत्पादन के पैमाने को बढ़ाया जाता है तो उसको तकनीकी बचतें प्राप्त होती हैं। कौन सी बचतें प्राप्त होती है, तकनीकी बचतें प्राप्त होती है, इसलिए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है, प्रोडक्शन कॉस्ट घटती है। ठीक है, इसको तकनीकी। उसके बाद लेबर इकोनॉमीज, लेबर श्रम संबंधी बचतें जिसको हम बोलेंगे। अब जब हम क्या करते हैं, कोई भी डिवीजन ऑफ लेबर बिकम पॉसिबल बाय द फर्म, कोई भी फर्म है वहां पे श्रम विभाजन संभव हो जाता है। व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म इंक्रीज, जब फर्म क्या करती है, अपने उत्पादन को बढ़ाती है, तभी ही क्या करती है, वो अधिक श्रमिकों को लगा सकती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे श्रम विभाजन होता है, देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर। और जब भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो उनकी एफिशिएंसी, उनकी कार्य कुशलता बढ़ती है। कार्य कुशलता बढ़ने से क्या आती है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज करती है। उसके बाद मैनेजरियल इकोनॉमीज। अब आप ये तो नहीं कि आप 100 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हो और आप मैनेजर को रख रहे हो। जब भी क्या करती है, एक फर्म क्या करती है, अपने उत्पादन के पैमाने को बढ़ाती है, एक फर्म क्या करती है, अपने उत्पादन को बढ़ाती है, तो उनको मैनेजर रखने पड़ते हैं। जितनी बड़ी बड़ी फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो बहुत सारे मैनेजर्स को अपॉइंट करती है। तो उसको अपॉइंट करने से क्या हो जाती है, अ फर्म प्रोड्यूसिंग लार्ज स्केल कैन जो अफोर्ड एंगेज कॉम्पिटेंट एंड एफिशिएंट मैनेजर्स। ठीक है, वो मैनेजर्स को रखती है, एफिशिएंट
क्वेश्चन मैनेजर को रखती है। इट इज आल्सो रिजल्ट मोर एफिशिएंसी एंड इट रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है, चाहे वो वर्कर्स हैं जो भी है, एंड लेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है, उत्पादन की लागत कम हो जाती है। फाइनेंशियल इकोनॉमीज भी आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी फर्में होती है, लार्ज साइज फर्म क्या होती है, जो बड़ी फर्में होती है, हैज़ हाई क्रेडिट रेटिंग, उनकी क्रेडिट रेटिंग, साख निर्माण की दर जो बहुत ज़्यादा होती है, उनको आसानी से बैंक से लोन्स वगैरह मिल जाता है, किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कम ब्याज दर के ऊपर। इसलिए क्या हो जाता है, उन फर्म्स को साधन के बढ़ते हुए या साधन नहीं पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू द स्केल मिलती है। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे, जो दूसरा है कांस्टेंट वाला, आसान है, इसके बाद जो बाकी जो भी हम करेंगे बिल्कुल आसान है। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी ये लैंड का ही आ रहा है और ये लेबर आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है, आपने 2 से 4 कर दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 5 से कितना कर दिया, आपने लेबर को भी बढ़ा करके, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम 2 को ही लेके चल रहे हैं, 5 से 10 कर दिया, आउटपुट कितनी होगी, 100 से 200 होगी। जब भी आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे, यहाँ पे आपने 100% बढ़ाया और इधर भी आपका प्रोडक्शन 100% बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है। इसका मतलब क्या होगी, परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन आउटपुट। हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि साधन में होने वाला प्रतिशत या अनुपातिक परिवर्तन और उत्पादन में होने वाला प्रतिशत और अनुपातिक परिवर्तन बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम बोलेंगे पैमाने के समान प्रतिफल। ठीक है, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे हम क्या कर रहे हैं, सभी फैक्टर्स के अंदर 10% की वृद्धि कर रहे हैं। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 10, तो उत्पादन में भी 10% की वृद्धि हो रही है। यदि हम इसको 20% कर दें तो परसेंटेज चेंज इन ऑल फैक्टर्स, सभी साधनों में प्रतिशत वृद्धि, सभी साधनों को आप 20% बढ़ा रहे हैं, इधर भी आपका उत्पादन भी 20% ही बढ़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कि आपने जो पूरी स्केल को चेंज किया, उसके चेंज करने से आपकी आउटपुट में भी उतनी ही चेंज आ रही है, उत्पादन भी उसी रेट से बढ़ रहा है। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, डिफाइन हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो पैमाने के समान प्रतिफल, प्रतिफल की वह अवस्था है जिसमें सभी साधनों को जिस दर से बढ़ाया जाता है, उत्पादन भी उसी दर से बढ़ता है, उसी रेट से बढ़ता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल अकर, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कब अकर करती है, व्हेन गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स, आप सब जो गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स इनपुट काजेज इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, यानी कि आपके परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट दैट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट। जिस परसेंट से आपके सारे के सारे फैक्टर बढ़ रहे हैं, उसी परसेंट से आपकी आउटपुट इंक्रीज हो रही है। इन दोनों के इंक्रीज होने की रेट बराबर है, इनकी दोनों के बढ़ने की दर बराबर है। इनपुट का मतलब आगत और आउटपुट मतलब आपकी जो आउटपुट आती है उसको हम बोलेंगे आगम जो है, ये बिल्कुल बराबर बराबर होती है। इनपुट और आउटपुट की जो परसेंटेज इंक्रीज बिल्कुल बराबर होती है। अब हम इसको चित्र से भी बता सकते हैं। चित्र में आपको मैंने पहले बताया कि एक्स एक्सिस के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर ले रहे हैं, कि साधनों में जो परसेंटेज चेंज हो रही है सब साधनों के अंदर, और बाई एक्सिस के ऊपर कि आपकी उसके अंदर कितनी चेंज आ रही है, किसके अंदर, आउटपुट के अंदर, उत्पादन के अंदर। ये मैं इधर ले रहा हूँ 5, ये बिल्कुल पास पास बन रहा है, ये 10, ये 15, और ये इधर ऊपर ही लिख देते हैं, इधर 5, 10, 15 और 20, ये 5, 10, 15 और ये 20। ठीक है, अब 10% बढ़ाया किसको आपने, परसेंटेज इंक्रीज किस में आपने 10% कर दी, सभी साधनों में आपने 10% की वृद्धि कर दी, तो आपका ये आउटपुट में भी कितनी वृद्धि हो रही है, 10 ही हो रही है, ये इधर मैंने कर दिया। 20 इंक्रीज करने पे सभी साधनों में आप 20% की वृद्धि कर रहे हो, आप यू आर इंक्रीजिंग ऑल फैक्टर्स 20% बढ़ा रहे हो, तो आपकी आउटपुट भी उसी रेट से बढ़ रही है, 20% ही बढ़ रही है। अब आप इसको ज्वाइन कर रहे हो, यू आर ज्वाइनिंग दिस। जब आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है आपका, ओ क्यू क्या है, आपकी आउटपुट है, उत्पादन है। ठीक है, और ये 45 डिग्री का कौन बना रही है, इट इज मेकिंग जो है 45 डिग्री एंगल विद ओ एक्सिस। इसका मतलब क्या होता है कि ये और ये दोनों ही एक ही रेट से बढ़ रहे हैं। आपके फैक्टर्स के अंदर जो चेंज हो रही है, आउटपुट उत्पादन के अंदर जो चेंज हो रही है, वो बराबर चेंज आ रही है। ठीक है,
तो ये डेफिनेशंस बन गई, क्या बन गई कि जब इनपुट और आउटपुट के अंदर जो चेंज होती है, आप किसी भी ढंग से इसकी डेफिनेशन बन द इनपुट एंड आउटपुट चेंजेस विद इक्वल रेट दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। यानी कि जब हम क्या करते हैं, उत्पादन के सभी साधनों को जिस दर से बढ़ाते हैं उत्पादन भी उसी दर से बढ़ता है, तो उसको साधन के समान प्रतिफल की अवस्था कहा जाता है। अब कैसे ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? अब जब क्या कर रहा है एक फर्म, क्या कर रही है, अपने उत्पादन को बढ़ा रही है, अपने स्केल ऑफ इसको बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ या प्रोडक्शन की स्केल को बढ़ा रही है, तो कंटिन्यू कर रही है, तो एक ऐसी स्टेज आएगी, ठीक है, टू बी यहाँ पे एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल दैट बिकम्स डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जो पैमाने की बचतें और हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, उस समय हमें पैमाने के समान प्रतिफल मिलेंगे। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर, एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यू टू बी एक्सपेंडेड। जब भी फर्म क्या कर रही है, अपने प्रोडक्शन के स्केल को बढ़ा रही है, अब पॉइंट रीच, एक ऐसा पॉइंट आता है व्हेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल काउंटर बैलेंस्ड बाय डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। काउंटर बैलेंस का मतलब बराबर हो जाती है किसकी, जो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, यानी कि पैमाने की बचतें और पैमाने की हानियां एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, तो हमें कैसे प्रतिफल मिलने शुरू हो जाते हैं, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल, समझ आ गई होगी। अब हम जो नेक्स्ट एंड लास्ट जो करने जा रहे हैं, पैमाने के घटते प्रतिफल, बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वेरी इजी, हर तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब उसी एग्जांपल्स को हम लेके कर रहे हैं। देखिए हमने 2 से 4 कर दिया, क्या कर दिया हमने, लेबर को लैंड को बढ़ा दिया 2 से 4, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर कर दिया, और उसके ऊपर लेबर लगा दिए 5 से 10, जरूरी नहीं कि हम यहाँ से 10 से 20 भी कर सकते हैं, बराबर बढ़ा रहे हैं, इधर भी दुगना कर रहे हैं, इधर भी हम क्या कर रहे हैं, दुगने कर रहे हैं। लेकिन आपने 100 था पहले उत्पादन, आप कितना रह गया, डबल नहीं हो रहा है, 180 हो गया, ठीक है। यहां पे आपने क्या कर दिया, लैंड को भी डबल कर दिया, लेबर को भी डबल कर दिया, यानी कि यहां पे जो परसेंटेज इंक्रीज है, वो परसेंटेज इंक्रीज कितनी है, यहां पे 100% है, और इधर कितनी आ रही है, ये 100 से कम आ रही है, 100 से क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इस स्थिति के अंदर जो आपको आउटपुट मिलेगी विद डिमिनिशिंग रेट से मिलेगी, घटती हुई दर से मिल रही है। आपका जो उत्पादन है या आउटपुट है वो इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, घटती हुई दर से। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए परसेंटेज इंक्रीज इन, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी हमारा प्रिंसिपल या उसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम एजम्पशन लिखते हैं, उसके बाद हम टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं, यही तो हमारा सारा काम है, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। अब हमने क्या कर दिया, इधर परसेंटेज इंक्रीज कर दी सारे फैक्टर्स के अंदर 10%, ठीक है। 10% इंक्रीज करने से, या इधर हम उल्टा चलते हैं, 15% कर दी, तो ये जो बढ़ रहा है वो 10% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 10, कम करना है आपने। इधर क्या कर दिया, 25 कर दिया, तो इधर कितना कर दिया आपने, 15%। अब यहीं से तो बिल्कुल डेफिनेशन क्लियर होगी कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। अब पैमाने के घटते प्रतिफल की वह अवस्था है जिसमें जो सभी साधनों को जिस अनुपात से बढ़ाया जाता है, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। हम इंग्लिश में सिंपल हम बोलेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, इसके इनपुट। ये आउटपुट है, प्रोडक्शन आउटपुट होती है, और इनपुट क्या होती है, जो फैक्टर्स आप लगा रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल अकर्स व्हेन द गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। आप क्या कर रहे हैं, सबके सब जो फैक्टर्स के अंदर इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट, काज इज प्रोपोर्शनेटली लेसर इंक्रीज इन आउटपुट। प्रोपोर्शनेटली आपकी जो आउटपुट के अंदर जो इंक्रीज हो रही है वो कम हो रही है। सिंपल भाषा में मैंने बता दिया कि परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट दैट इज लेस देन परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, यानी कि उत्पादन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, आपने क्या लिखा है कि सभी साधनों में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, या जिस अनुपात में हम जो है वो साधनों को बढ़ाते हैं, सारे के सारे साधनों को हम बढ़ा रहे हैं, जिस अनुपात में आपका उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है। अब इसको भी हम इस डायग्राम की सहायता से करने की या करेंगे। ये देखिए 5, ये 10 है, ये परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स। आपने सारे के सारे साधनों में जो परसेंटेज इंक्रीज, यू हैव टू टेक दैट अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के ऊपर आपने परसेंटेज चेंज इन आउटपुट लेनी है। 5, 10, 15, 20,
ये 25, 30 ले लीजिए इधर, 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब यहाँ पे देखिए आपने 15% बढ़ाया इनपुट को, यानी कि सभी के सभी साधनों को आपने कितना बढ़ा दिया, 15%। ये सारे के सारे साधन है 15%। और आपका उत्पादन कितना बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है आपका 10%, आउटपुट 10% बढ़ रही है। अब इसको 25% बढ़ाया तो आपका ये जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 15। अब मैंने तभी तो बोला था कि आपका यहाँ पे आउटपुट कर्व जो है, उत्पादन का जो वक्र है वो कहाँ पे आता है, ओ क्यू क्या है, एक प्रोडक्शन कर्व है, वो बेंड कर रहा है ओ एक्स की तरफ। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मिलेंगे। इधर जाएगा आपका, इधर जाएगा तो आपको इंक्रीजिंग, बीचों बीच आएगा तो कांस्टेंट रिटर्न। इधर आपका घटते प्रतिफल, इधर पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, और बीचों बीच में क्या आएगा, पैमाने के समान प्रतिफल। समझ आ गई होगी कि हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में जितनी इंक्रीज कर रहे हैं या साधनों में जितनी प्रतिशत या अनुपातिक वृद्धि कर रहे हैं, उत्पादन में जो प्रतिशत वृद्धि है वो उससे कम है। 15 तो 10, 25 तो 15। इसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। इसके काजिज क्या हो सकते हैं, कि कारण क्या हो सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि एक फर्म जो है या कोई भी इंडस्ट्री है वो अपने उत्पादन को बढ़ाती ही जाए। एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहां पे उसको बढ़ाने से क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं वहाँ पे, जैसे जैसे वहाँ पे भीड़ भाड़ बढ़ेगी। ये तो नहीं कि आप 10,000 की जगह 15, 20 या 25, 30, 40 हज़ार जो लेबर लगाएंगे एक लिमिट के बाद, जहाँ पे आपको वो जिसको बोल सकते हैं मैक्सिमम जो आउटपुट जो आप पॉसिबल हो जाती है, उसके बाद भी आप लगाते हैं तो बच्चे आपको क्या होना शुरू हो जाएगी, हानियाँ होनी शुरू हो जाएगी। वैन द पार्टिकुलर फार्म इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन बियॉन्ड अ गिवन लिमिट। एक लिमिट के बाद भी क्या करती है, एक सीमा के बाद भी अपने उत्पादन को जारी रखती है। तो देन यहाँ पे लिखा है डिफिकल्टीज कंसर्निंग मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन क्रॉप अप। ये सारी की सारी पैदा हो जाती है बच्चे। आपकी प्रबंधन संबंधी समस्या हो सकती है, उसके बाद उनके बीच में जो भी आपके वर्कर्स उनके बीच में समन्वय संबंधी जो है वो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, या प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्रॉप अप। ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एज द रिजल्ट कॉस्ट पर यूनिट बिगेन्स टू राइज, यानी कि एक इकाई की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है। इकाई की कीमत बढ़ने का मतलब है कि आपकी आउटपुट की कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको आउटपुट कम मिलेगी। जितनी ज़्यादा आप इनपुट लगाएंगे, यानी कि जितने ज़्यादा आप साधनों का प्रयोग करेंगे, उत्पादन आपका उस अनुपात में नहीं बढ़ेगा, उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने नेक्स्ट वीडियो आपको जैसे ही मैं उसके अंदर जो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा, तो आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।